करेंगे स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन यानी कोटि अंतर रीति से हम किस प्रकार से सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति 1904 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने कोटि क्रम यानी रैंक पर आधारित रीति का प्रयोग किया था और इसी के आधार पर जब सहसंबंध को ज्ञात किया जाता है उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो चरण हम अपनाते हैं वो इस प्रकार हैं। वास्तव में जब हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो हम दो चरों के बीच संबंध का अनुमान लगाते हैं और कोटि क्रम के आधार पर जब सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो इसकी सबसे प्रमुख बात यही है कि हम उन चरों को रैंक प्रदान करते हैं, अर्थात रैंक के आधार पर हम यह निर्णय लेते हैं कि आपस में दोनों चरों में किस तरीके का संबंध पाया गया है। इसके प्रक्रिया के कुछ चरण हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो दो श्रेणियां जिनके बीच में हमें सहसंबंध ज्ञात करना है उनके पद मूल्यों को हम क्रम देते हैं, अर्थात जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसे 1 नंबर दिया जाएगा, उसके बाद जो मूल्य आएगा उसे 2, उससे बाद जो मूल्य आएगा उसे 3 अंक प्रदान किया जाएगा। इन क्रमों को घटाकर कोटि अंतर को ज्ञात करना होता है, अर्थात दोनों चर x और y को जब रैंक प्रदान कर दिए जाते हैं तो उन x के जो रैंक होते हैं उनका और y के जो रैंक दिए हुए होते हैं उनका डिफरेंस हम निकालते हैं, अंतर निकालते हैं और उसके बाद उस अंतर का वर्ग ज्ञात करते हैं और उस वर्ग को जोड़ते हैं, जिसे हम उस वर्ग को हम d स्क्वायर कहते हैं और उस वर्ग के योग को हम सिग्मा d स्क्वायर कहते हैं। और फाइनली इस सूत्र का प्रयोग करके सूत्र को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, फिर कोष्ठक में n स्क्वायर माइनस 1 सूत्र का प्रयोग करके हम कोटि अंतर रीति या स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन के आधार पर सहसंबंध ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें अर्थशास्त्र और इतिहास में परीक्षा देने वाले 10 छात्रों को जो भी श्रेणी प्राप्त की है या जो प्राप्तांक उन्होंने लिए हैं वो हमें दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कोटि अंतर रीति द्वारा सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। सबसे पहले मान लीजिए जो आपको दिया हुआ है सवाल वो कुछ इस तरीके का है। प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, अर्थशास्त्र के प्राप्तांक दे रखे हैं क्रमशः 50, 45, 43, 40, 38, 35, 34, 33, 20 और 18। नीचे n लिखा है यानी कुल कितने नंबर्स कितने हैं, 10 हैं, तो n आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इतिहास के प्राप्तांक भी दिए हुए हैं जो कि क्रमशः इस प्रकार है 94, 87, 100, 80, 90, 66, 71, 60, 77 और 68। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र और इतिहास के प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि आप रैंक कोरिलेशन या स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति के द्वारा सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो चरण है वो उसमें रैंक ज्ञात करना होता है, यानी हम अर्थशास्त्र के प्राप्तांक का भी रैंक निकालेंगे और इतिहास के प्राप्तांक के भी क्या निकाल लेंगे, कोटि यानी रैंक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के प्राप्तांकों का रैंक निकालते हैं जो कि इस प्रकार है। अर्थशास्त्र के प्राप्तांकों का जब हम रैंक निकालते हैं तो किस तरीके से आता है, जैसे सबसे पहले आपका क्या है 50 है, तो वो 50 इकोनॉमिक्स के, ये अर्थशास्त्र के ये सारे नंबर हैं, ये हिस्ट्री के नंबर हैं और ये जो हमने निकाला है ये हमने अर्थशास्त्र का रैंक निकाला है। यानी जो सबसे बड़ा नंबर क्या है, अर्थशास्त्र के जो भी प्राप्तांक हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 50 है।
तो 50 को हमने क्या रैंक दे दिया, एक नंबर दे दिया। फर्स्ट रैंक किसका आएगा, 50 मार्क्स लाने वाले का। उसके बाद है 45, तो सेकंड रैंक उसका आ जाएगा। थर्ड 43 नंबर है, उस 45 के बाद 43 आता है, तो थर्ड रैंक इसका आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ उसी क्रम में दिए हुए हैं, तो रैंक भी आपका क्या हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर है 50 उसे एक नंबर मिल जाएगा, और जो सबसे कम नंबर है 18 उससे 10वां रैंक मिलेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ इतिहास के ये जो नंबर दिए हुए हैं 94, 87, 100, इसमें भी हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट नंबर हैं उसे क्या मिल जाएगा, 1 रैंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस टेबल में हिस्ट्री के जो नंबर हैं उनमें आप देखते हैं, तो सबसे पहला या सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा हुआ, 100। तो 100 को कौन सी रैंक मिल जाएगी, ये देखिए 100 को क्या मिल जाएगी, रैंक 1 मिल जाएगी। ये हिस्ट्री का रैंक है, 100 को रैंक 1 मिलेगी। फिर 100 के बाद कौन सा है, 94। 94 को कौन सी रैंक मिल जाएगी, 2 रैंक मिल जाएगी। 94 से कम कौन सा है इस पूरे इसमें, तो 90, तो 90 को कौन सी रैंक मिल जाएगी, 3 रैंक मिल जाएगी। 90 के बाद आपका है 87, तो 87 को 4 रैंक मिल जाएगी। इसके बाद आपका है 80, तो 80 को कौन सी मिल जाएगी, 5th रैंक मिल जाएगी। 80 के बाद है आपकी का 77, तो 77 को 6th रैंक मिल जाएगी। 77 से जस्ट नीचे आपका आता है 71, तो 71 को 7th रैंक मिल जाएगी। 71 के नीचे आता है 66, तो 66 को 8th रैंक इसके सामने लिख लेंगे। 68 के बाद आता है 66, तो उसको 9th रैंक मिल जाएगी। और सबसे छोटा जो है, कम अंक जो हैं प्राप्तांकों में, वो 60 है, तो उसको लास्ट 10th रैंक मिलेगी। तो इस तरीके से हम अर्थशास्त्र और इतिहास के जो भी प्राप्तांक हैं उनको रैंक दे देंगे। उसके बाद का जो चरण है उसमें हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डी क्या है, R1 माइनस R2। अर्थशास्त्र के जो प्राप्तांकों का रैंक है उसे हमने R1 कहा है, और इतिहास के प्राप्तांकों का जो रैंक है उसे हमने R2 कहा है। और इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों R1 माइनस R2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, D प्राप्त हो जाएगा, जो क्रमशः इस प्रकार होगा। R1 शुरुआत में आप देखिए R1 कितना है, 1 है, और R2 कितना है, 2 है। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 नेक्स्ट में 2 माइनस 4 माइनस 2, फिर 3 माइनस 1 2, फिर 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक इसी तरीके से हम सारे के सारे R1 और R2 का डिफरेंस निकाल कर क्या ज्ञात कर लेते हैं, D ज्ञात कर लेते हैं। और उसके बाद जो फाइनली हमको सूत्र में ज़रूरत है D स्क्वायर की, सिग्मा D स्क्वायर की, तो उसके लिए हम D स्क्वायर ज्ञात करेंगे, अर्थात D को D से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ D आपका क्रमशः देखिए आप कितना है, -1 -2 2 -1 2 -3 0 -2 3 और 2। अब उस सब का स्क्वायर करके हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, D स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं, जो क्रमशः आपका किस तरीके से होगा। सबसे फर्स्ट आप देखिए जो D दे रखा है वो -1 है, तो -1 इंटू -1 तो कितना होगा, 1। ठीक वैसे ही -2 इंटू 4 कितना होगा, -2 इंटू -2 कितना होगा, 4। फिर 2 इंटू 2 भी 4, फिर -1 इंटू -1 1, फिर 2 इंटू 2 4, फिर -3 इंटू -3 +9, 0 इंटू 0 0, -2 इंटू -2 4, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। और ये आपको इस तरीके से D स्क्वायर मिल जाएंगे। और सिग्मा D स्क्वायर, इन सारे D स्क्वायर का हम जब योग करेंगे तो सिग्मा D स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी अंक दिए हुए हैं अर्थशास्त्र में और इतिहास में, उनका सबसे पहले रैंक निकालते हैं, रैंक का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सिग्मा D स्क्वायर, जो कि यहाँ कितना आया है 40। तो यहाँ n कितना है 10 और सिग्मा D स्क्वायर कितना है 40। तो इनको हम सूत्र में रखेंगे और इस तरीके से हम सहसंबंध ज्ञात करेंगे।
सूत्र फाइनली आपको पता है, सूत्र क्या है आपका, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। यहाँ n फिर कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 था, इसी को हमने सॉल्व किया है तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n क्यूब माइनस n में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पर क्या रख लेंगे, 40 रख लेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह क्या रख लिया, 40, और इसको सबको आपने क्या किया, सॉल्व किया। 6 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 240। तो 1 माइनस 240 अपॉन 10 क्यूब यानी 1000, 1000 माइनस 10 990। तो ये आपको, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R आपका आ जाएगा 0.758। यानी ये जो श्रेणी आपको दी हुई है अर्थशास्त्र और इतिहास के प्राप्तांकों की, इनमें उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। तो इस प्रकार आप कोटि अंतर रीति के अंतर्गत सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि आपको जो भी प्राप्तांक या जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं x और y की, जिसमें कि आपको सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, आपको बहुत सावधानी से उसमें रैंक देनी है। रैंक में अगर आप गलती कर देते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन, आगे तक की सारी स्टेप्स आप कितनी सही करें, क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। तो बहुत आपको इसमें बहुत सावधानी बरतनी है रैंक देते वक्त, कि जो भी प्राप्तांक दिए हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ें। कभी कभी सवालों में सीधी रैंक भी दी हुई होती, तो आपको सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद ही सवाल को हल करने की कोशिश करनी है। तो आप इस प्रक्रिया को करिए, और इसके जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं उनको आप करने की कोशिश करिए। थैंक यू।